हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री के लेक्चर लास्ट टाइम लिया था। हिस्ट्री के पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत या किस तरीके से भारतवर्ष पे आक्रमण प्रारंभ होता है। और उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हम लोगों ने देख लिया था कि उसने किस तरीके से मथुरा पे आक्रमण किया, किस तरीके से उसने सोमनाथ मंदिर को खंडित किया। उसके बाद हम लोग दूसरे आक्रमण की तरफ बढ़ेंगे जो गौरी का आक्रमण है। हम लोग को यह पता है कि गौरी ने आक्रमण किया था। तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, चंदवार का युद्ध हुआ था। लेकिन हमको यह देखने से पहले यह पता होना चाहिए कि गौरी क्या 1191 में ही आक्रमण करने आया था? नहीं, इससे पहले भी गौरी कई बार आक्रमण किया था, लेकिन उसको हार मिली थी। और इसी हार को दोहराने वह पुनः आता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191 में, यह प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है वह एक अलग निर्णायक सिद्ध होता है। हम वहां तक पहुंचे उससे पहले हम यहां देखते हैं कि तराइन प्रथम युद्ध में क्या क्या होता है। हमको यह पता है कि तराइन प्रथम युद्ध में एक तरफ से गौरी आता है और गौरी का सामना होता है बहुत ही, जिनको हम शेर कहें तो शायद कम होगा। भारतवर्ष जब तक रहेगा तब तक यह नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखा जाएगा, जिनका नाम है पृथ्वी राज चौहान। गौरी का जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका पहली बार तराइन के युद्ध में जो इनका सामना होता है, इसमें हम लोग यह देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देते हैं। गौरी को हराने का सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान के साथ जो होते हैं वह सभी लोग इनके साथ ही जुड़े होते हैं, कोई भी इनसे खिलाफत नहीं करता है। हमको यह पता है कि जब हम सब लोग एक साथ होंगे तो हम मजबूत होंगे, और जैसे ही मुट्ठी खुलेगी हम कमजोर हो जाएंगे। और यह इस युद्ध में और 1192 के युद्ध में साफ तौर पे दिखता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो भाई होते हैं, मीन्स जो मौसी के लड़के होते हैं, जो कन्नौज नरेश होते हैं, वह पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ रहे होते हैं। जब हमारे साथ के लोग हमारे साथ होंगे तो कोई हरा नहीं पाएगा। इतिहास हमें सिखाता है बहुत कुछ अपने भविष्य में अच्छा करने के लिए, लेकिन हम इतिहास को देखते हैं, उससे सीखते कुछ नहीं है। यह युद्ध भी हमको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। इसीलिए इस युद्ध को मैंने एक अलग लेक्चर में लेना चाहा कि जिससे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम देखें, समझें और सीखें और उसके साथ अपने लाइफ में आगे मूव करें। क्योंकि स्टडी केवल हमें नॉलेज लेने के लिए नहीं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए भी पढ़नी चाहिए। स्टडी इसलिए भी करनी चाहिए कि जो भी चीजें पिछले हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनसे हमें क्या क्या सीखना है और हमें आगे कैसे मूव करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस युद्ध को अगर वास्तविकता में हम देखें तो बहुत कुछ हमें ये सिखाएगा। बस मैटर इतना है कि हम उसमें में से क्या क्या चीज सीख रहे हैं। हमको यह पता है कि गौरी आता है भारतवर्ष पे आक्रमण करने के लिए, और भारत में ही रहते हैं पृथ्वीराज चौहान, और इनके ही भाई कन्नौज नरेश भी इनके साथ ही रहते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं कि जिनका नाम जयचंद होता है। और उस समय जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं और तराइन प्रथम युद्ध में गौरी को पुनः हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अगले ही वर्ष गौरी फिर से आक्रमण करता है। अभी हार के गया है और अगले ही वर्ष यह फिर आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पे। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्यों हार जाते हैं? ऐसा क्या हुआ इस एक साल में? ये एक साल है, इस एक साल में ऐसी क्या घटना घटित हुई कि जो गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार रहा था वह एक ही साल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया? यही मेन चीज है और इसी को हमें समझना है, और इसी चीज को समझ के हमें अपने लाइफ में भी आगे इंप्लीमेंट करना है। जो चीज इतिहास में घटित हुई वह भविष्य में ना घटित हो। तराइन प्रथम युद्ध 1191, गौरी का आक्रमण होता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान उसको हरा के वापस भेज देते हैं। एक साल के अंदर व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बदलती हैं कि तराइन द्वितीय का युद्ध आ जाता है
1192, और उसमें गौरी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके बीच की जो घटनाएं हैं उसको आपको देखना है और समझना है। आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान के नाना साहब होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं। नाना साहब होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं। और आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो भाई हैं, मींस जो मौसी के लड़के हैं, जो कन्नौज नरेश हैं, जिनको हम जयचंद बोलते हैं, जयचंद। आपको यह पता है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसी के लड़के होते हैं और ये इनके नाना होते हैं, दिल्ली पे बैठे होते हैं। नाना की सेहत बिगड़ रही होती है और नाना अपने उत्तराधिकारी के रूप में तय करना होता है। चूंकि जयचंद भी और पृथ्वीराज चौहान के ये नाना होते हैं और इन दोनों लोगों के लिए यह लगता है कि उनकी गद्दी इनको ही मिलनी चाहिए, लेकिन उनके नाना जो होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान को ज्यादा योग्य समझते हैं और वह दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज चौहान को दे देते हैं। यह बात कन्नौज नरेश को पसंद नहीं आती है। उनका यह कहना होता है कि नहीं, उनको क्यों, मुझे भी मिलना चाहिए, आधा मुझे भी मिलना चाहिए। और यही बात कन्नौज नरेश को खटक जाती है। कन्नौज नरेश पृथ्वीराज चौहान के पास संदेशा भेजवाते हैं कि आपको जो दिल्ली की गद्दी मिली है उसमें आधा हक मेरा है, आप मुझको भी वह हक दीजिए। पृथ्वीराज चौहान ऐसा करने से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं। उनका यह मानना होता है कि जो उनको दिया गया है वह वो दूसरे को क्यों दे। यहां पे सबकी अलग अलग मतभेद हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। मुझे बात बस इतनी सी करनी है कि अगर किसी ने किसी को कुछ सोच के दिया है तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, मंजूर कीजिए। हो सकता है आपके लिए कुछ और बेहतर आगे हो, और यही चीज जयचंद को समझ में नहीं आई। इसी के साथ एक घटना और घटित होती है। जयचंद की बेटी होती है संयोगिता। अब सबको यह घटना पता ही होगा। इस घटना का सार क्या है मैं उस पर बात करूंगा। जयचंद की बेटी होती है संयोगिता, और संयोगिता भी मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को मानने लगती है, प्यार करती है। जयचंद अपनी बेटी का स्वयंवर रचाते हैं। वह यह दिखाना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरीके से वो अपमानित कर सके, किस तरीके से उसको नीचे दिखा सके। पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बना के वह स्वयंवर के बाहर गेट पे लगा देते हैं। एक क्रोध, एक द्वेष प्रकट करने का यह तरीका होता है। और पृथ्वीराज चौहान को इस बात की जानकारी हो चुकी होती है, और यही क्षण होता है जिस क्षण पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता का संदेश भी आता है कि हाँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। पृथ्वीराज चौहान उसके संदेश को या उस बात को या उस प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और संयोगिता को उस भरे स्वयंवर से अपने साथ अपने राजमहल ले आते हैं। यह बात जयचंद को किसी भी सूरत हाल में मंजूर नहीं था। एक तरफ से दिल्ली की गद्दी गई थी, दूसरी तरफ से बेटी। किसी भी हाल में जयचंद को यह बात गवारा ही नहीं हुआ, और इसी क्रोध, इसी गुस्से में जयचंद ने बुला लिया गौरी को। जयचंद ने यह माना कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है तो गौरी को बुलाना है। गौरी तक जयचंद संदेशा भिजवाते हैं कि आप आइए लड़ने के लिए, आपका इस बार सहयोग होगा। और इस बार जब गौरी लड़ने के लिए आता है 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध में, तो जो पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ पे जयचंद और सब लोग थे, वह इस बार पृथ्वीराज चौहान के साथ ना होके गौरी के साथ होते हैं। और इस तरीके से गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा लेता है। हराने का एक और रीजन, गौरी को उस समय पृथ्वीराज चौहान के जितने भी भेद होते हैं, जितने भी उनके कमजोर चीजें होती हैं, उसकी जानकारी इनको गौरी को मिल चुकी होती है जयचंद के द्वारा। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ये मुट्ठी बनी हुई थी तब तक बाहर कोई भी आ जाए इसको खोल नहीं सकता, लेकिन अगर यह मुट्ठी खुल गई है तो कोई भी व्यक्ति आके इसको एक एक करके तोड़ देगा, और वही आगे आपको देखने को मिलेगा भारत में। यहां 1192 में तराइन द्वितीय के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है गौरी के द्वारा, क्योंकि जयचंद मिल चुके होते हैं गौरी से, पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। बात अगर यहां पे समाप्त हो जाती तो एक बार यह भी समझ में आता है, चलो ठीक है, जयचंद को गद्दी मिल गई, जयचंद आगे शासन करेंगे। लेकिन बात यही समझने वाली है, इसके बाद फिर एक और युद्ध होता है। क्यों होता है? फिर जयचंद कहते हैं गौरी से कि अब आपने युद्ध लड़ लिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, अब आपको जितना भी लूटना है, जो भी चीज लेना है आप यहां से लूटिए
और आप जाइए, मैं अब यहां पे शासन करूंगा। गौरी कहता है कैसा शासन, शासन तो मैं करूंगा। जयचंद को यह बात गवारा नहीं होती, तो जयचंद कहते हैं आपको मुझसे भी युद्ध लड़ना होगा। गौरी कहता है बेशक, जब मैंने पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा को हरा दिया तो मैं आपसे भी युद्ध जरूर लड़ूंगा। और फिर युद्ध होता है चंदवार का 1194 में। आप देखते जाइए, 91 में यह हारा होता है, 91 में यह हारा होता है, और 94 में एक युद्ध ऐसा आ जाता है जिस युद्ध को हराने के बाद यह जयचंद को यहां पे हरा देता है गौरी। और गौरी जयचंद को हराने के बाद संपूर्ण रूप से भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, क्योंकि यह दिल्ली पे फतह कर चुका है। और यह कहा जाता है कि भारत में जिसने दिल्ली पे फतह कर लिया उसने भारत में फतह कर लिया। आपको देखना होगा और समझना होगा कि ये 1191 का क्षण और ये 1194 का क्षण, मात्र 3 साल में वह व्यक्ति जो यहां हार गया है, जो व्यक्ति को यहां पराजय मिली है, जो व्यक्ति यहां हार का मुंह देखा है, वह मात्र 3 साल के अंदर दिल्ली विजय करता है। क्यों? जब जब साथ के लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपके विपरीत खड़े हो जाएंगे, तब तब बाहर का व्यक्ति आपको हराएगा। और आप जब हिस्ट्री में, इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो यह तो पहली घटना है। या हम यह कहेंगे कि ये घटनाएं ऐसी निरंतर आपको देखने को मिलती जाएंगी। और मैं बार बार पॉइंट आउट कराते जाऊंगा कि आप अपने साथ मजबूत रहिए, बाहर वाला आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इतिहास से सीखना चाहिए। यहां पे देखिए, यहां पृथ्वीराज चौहान जीत रहे थे, इनको हरा नहीं सकता था गौरी, और ये निरंतर जीतते। लेकिन कुछ मनमुटाव के कारण से जयचंद ने गौरी का साथ दिया और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और इसके साथ साथ जब चंदवार का युद्ध होता है, जब जयचंद और गौरी का युद्ध होता है, तो यहां पे भी गौरी जीत जाता है। यहां पे भी गौरी जीत जाता है। और गौरी जब जीत जाता है तो गौरी फिर भारत पे अपना शासन करने के बारे में विचार करता है। इस क्षण एक ऐसी घटना घटित होती है कि गौरी को विचार बहुत गहन मुद्रा में करना होता है। इसका हम और क्लासेस में हम देखेंगे, लेकिन हम यहां पे उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे क्या होता है कि गौरी जब ये युद्ध जीत जाता है, जब भारत में रहने के लिए अपने विचार विमर्श करने लगता है, तो गौरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है यह गौरी का गुलाम होता है, और यह इसकी बेटी, गौरी की बेटी के साथ यह विवाह कर लेता है। इसको गौरी की बेटी पसंद आती है और गौरी की बेटी को यह पसंद आता है, और यह गौरी की बेटी के साथ विवाह कर लेता है। चूंकि अभी गौरी कुछ क्षण पहले ही देखा हुआ था कि जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को मानती है और जयचंद उसका विद्रोह करता है और गौरी वहां पे फतह करता है। और यह ऐसी घटनाएं अभी देख के आ ही रहा होता है, इस कारण से यह इनके विवाह को मंजूर मान लेता है और अपने भारत में जीते हुए संपूर्ण क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को देके यह वापस लौट जाता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक से ही प्रारंभ होता है गुलाम वंश। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होता है गुलाम वंश का। जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश प्रारंभ होता है गुलाम वंश का। हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे अपने नए क्लास में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही मैं बताता हूं आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली पे बैठता है तो वह अपने आप को बादशाह साबित नहीं करता है, वह एक गुलाम के भांति ही दिल्ली सल्तनत में राज करता है और अपना कार्यभार करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो गौरी था वह गौरी की कोई भी बेटे नहीं थे, गौरी की केवल बेटी थी। इसी कारण से वह अपनी बेटी का विवाह इससे करके भारत में जीते हुए क्षेत्रों को ऐबक को देके वापस चला जाता है। एक पॉइंट की बात है जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पुट अप हो सकता है या आगे क्वेश्चन पुट अप होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति था और इसके बारे में चीजें को हम आगे तो देखेंगे। हम गौरी के बारे में एक चीज और ब्रीफिंग कर दें कि गौरी के साथ एक लोग आए थे जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ख्वाजा थे, एक संत थे जो गौरी के साथ भारत में आए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्हीं का ही दरगाह हम लोग जानते हैं भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको हम अजमेर के नाम से जानते हैं। और अजमेर का जो दरगाह है वह मोइनुद्दीन चिश्ती के ही नाम पे बना है या मोइनुद्दीन चिश्ती का ही वह दरगाह है।
जो कि गौरी के साथ भारत में आए थे और इनका दरगाह यहाँ पे बना है। और गौरी का इस तरीके से भारत में आगमन होता है और इस तरीके से वह अपने दामाद को अपने भारत में जीते हुए क्षेत्र को दे के बाहर चला जाता है। गौरी ने तो सीख लिया इतिहास से और अपने दामाद को अपना जीता हुआ क्षेत्र, विद्रोह ना करके जीता हुआ क्षेत्र दे के चला जाता है। आपने क्या सीखा? सीखना पड़ेगा। अगर जो चीजें कालांतर में हुई हैं वैसी घटनाएं अगर भविष्य में ना घटित हो तो आपको इतिहास से सीखना पड़ेगा। समझने के साथ साथ सीखना बहुत जरूरी है। एक बार रिवीजन, ये हमारा सेकंड क्लास है। गौरी का आक्रमण होता है। तराइन प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। उस समय पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके सभी लोग होते हैं। उनकी जो मौसी का लड़का होता है जयचंद, वह भी जो कन्नौज नरेश है वो भी उनके साथ होते हैं। दूसरा युद्ध होता है तराइन द्वितीय का 1192 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है, जिसमें गौरी का विजय होता है। क्यों? क्योंकि गौरी का साथ जयचंद दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? ये सारी चीजें अभी इससे पहले ब्रीफिंग की गई है। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध होता है चंदवार का 1194 में, जिसमें गौरी और कन्नौज नरेश का युद्ध होता है और जिसमें कन्नौज नरेश की हार होती है और गौरी का विजय होता है। गौरी की बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। गौरी की बेटी का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी अपने भारत में जीते हुए क्षेत्रों को भारत में राज करने के लिए वह दे के, एक तोहफे के रूप में दे के वह भारत से चला जाता है। ये गौरी का भारत में इतिहास है। आगे का हम गुलाम वंश का इतिहास जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर ब्रीफिंग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स के साथ। आप सबको इस क्लास में जो भी डाउट या जो भी इश्यूज लगा हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आशा करता हूं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप आगे अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहेंगे। थैंक यू।